क्योंकि लड़का बहुत ज़्यादा ही हैंडीकैम था, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा था। तो शादी से पहले लड़के को नहीं देखा था? नहीं, मैंने लड़के को नहीं देखा था। घर वाले ने भी नहीं देखा था? घर वालों ने देखा भी होगा तो मैंने तो सही से नहीं देखा था। अब घर वाले कहते हैं जिस लड़के को दिखाया गया ये वो लड़का ही नहीं है, दिखाया नंदोई को था। हमारे नंदोई को दिखाया था, जो हमारी सबसे छोटी नंद थी, उनके हस्बैंड थे तारिक हुसैन, उनका फ़ोटो लाके दिखाया था हमारे घर वालों को। ये कहा गया था कि ये लड़का है। और जिस समय हम लोगों की शादी हुई, शादी के बाद ये हुआ कि शादी के दिन भी वो ऐसा बन के आया था जैसे वो दूल्हा लग रहा था। आके वो बैठा तो सब यही समझ रहे थे कि दूल्हा है, लेकिन जब निकाह होने वाला था, निकाह के ऐन मौके पे वो बदल गए। तो पुलिस ने ये फैसला करा, एक काम करो, थाने चलो, तुम थाने चल के बयान दो। उस बीच क्या हुआ कि जैसे ही पुलिस आ रही थी, वहाँ पे अकरम मुजम्मिल ने, जो कि सबसे ज़्यादा मेरे पीछे पड़ गए, हाथ धो के पीछे पड़े हुए, बस नहीं चलता, वो मेरी जान से मरवा दे मुझको। आपके ससुराल के पास है वो? जी हाँ, हमारे शौहर के खालाजाद भाई हैं। वो तो वो इस बीच में थे, उन्हीं ने ही धमकियाँ दिलवाई थी, मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। 1 महीना तो सही चला, पर जब 2 महीने हुए तो मेरी सास और मेरे ससुर ने मुझ पर आके ये कहने लगे कि तुम एक काम करो, तुमसे साकिब से अगर नहीं भी औलाद हो रही है तो तुम तारिक के साथ रिलेशन बना लो, वो उससे बनाओगी तो हमारा वंश आगे बढ़ेगा। हमारा एक बेटा है, एक बेटे के बाद ये तो होगा कि कम से कम उसकी कोई औलाद हुई है। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम ज़ारा मिर्ज़ा है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? जी, मैं लखनऊ से रहने वाली हूँ, लखनऊ में रहने वाली हूँ। और मेरी शादी जो है वो 4 साल पहले दिल्ली में ओखला जामिया नूर नगर में हुई थी, साकिब मोहम्मद ख़ान के साथ। तो अब क्या मसला है आप लोग का? मेरा मसला ये है कि शादी, जिस दिन शादी हुई, शादी के बाद ये हुआ कि मेरे पापा लड़के को देख के ही वलीमे पे एक्सपायर हो गए। वलीमे पे ही मेरे पापा लड़के को देख के एक्सपायर हो गए। उनको हार्ट अटैक। क्यों? क्या वजह थी? लड़के में क्या था ऐसा? क्योंकि लड़का बहुत ज़्यादा ही हैंडीकैम था, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा था। तो शादी से पहले लड़के को नहीं देखा था? नहीं, मैंने लड़के को नहीं देखा था। घर वाले ने भी नहीं देखा था? घर वालों ने देखा भी होगा तो मैंने तो सही से नहीं देखा था। अब घर वाले कहते हैं जिस लड़के को दिखाया गया ये वो लड़का ही नहीं है, दिखाया नंदोई को था। हमारे नंदोई को दिखाया था, जो हमारी सबसे छोटी नंद थी, उनके हस्बैंड थे तारिक हुसैन, उनका फ़ोटो लाके दिखाया था हमारे घर वालों को। ये कहा गया था कि ये लड़का है। और जिस समय हम लोगों की शादी हुई, शादी के बाद ये हुआ कि शादी के दिन भी वो ऐसा बन के आया था जैसे वो दूल्हा लग रहा था। आके वो बैठा तो सब यही समझ रहे थे कि दूल्हा है, लेकिन जब निकाह होने वाला था, निकाह के ऐन मौके पे वो बदल गए, निकाह इनकी जगह पे उससे पढ़ा दिया। इसको देख के पापा की थोड़ी तबीयत भी ख़राब हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन वहाँ पे लोगों ने इतना मैटर इसीलिए नहीं इशू करा कि सब कल ने अब तो हो चुका है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ किया तो जा नहीं सकता, निकाह तो पड़ चुका है। निकाह के बाद जब वलीमा होता है, वलीमा वाले दिन हमारे पापा को इस बात का इतना ज़्यादा अफसोस हुआ कि वो बेचारे कुछ कहने के बिना ही मर गए। कह ही नहीं पाए कि तुम क्या करना, क्या ना करना, कैसे रहेगी, कैसे नहीं रहेगी। और जब पापा का इंतकाल हो गया मेरे, तो मुझे एक अजीब सा वो होने लगा कि मैं नहीं सर्वाइव कर पा रही थी उस चीज़ के साथ। क्योंकि 1 आध महीना तो सही चला, पर जब 2 महीने हुए तो मेरी सास और मेरे ससुर ने मुझ पर आके ये कहने लगे कि तुम एक काम करो, तुमसे साकिब से अगर नहीं भी औलाद हो रही है तो तुम तारिक के साथ रिलेशन बना लो, वो उससे बनाओगी तो हमारा वंश आगे बढ़ेगा। हमारा एक बेटा है, एक बेटे के बाद ये तो होगा कि कम से कम उसकी कोई औलाद हुई है। तो मैंने कहा, जब मैंने इस बात से इनकार करा तो उन लोगों ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी कि नहीं, वो आएगा, करेगा, तुम कुछ कर नहीं सकती हो। ना साकिब इस बात पे बोले, ना समरा बोली, ना बुशरा बाजी बोली, ना मम्मी बोली। मैंने सबसे ये बात कही, मैंने कहा आप लोग तो औरतें हैं, आप लोग तो ये चीज़ को समझें। कल हम लोग इतने सालों से समझ रहे हैं, तभी तुमको समझा रहे हैं कि तुम ऐसा अगर करोगी तो हम लोग के साथ ज़िंदगी बहुत अच्छी चलेगी, साकिब के साथ भी बहुत अच्छी चलेगी, तारिक के साथ भी बहुत अच्छी चलेगी, और जो बच्चा होगा वो भी तुम्हारा अच्छे से अच्छा तुम्हारा सब कुछ किया जाएगा, हर चीज़ तुम्हारे फेवर में करी जाएगी। जब मैंने इस बात से इनकार किया तो उन लोगों ने पहली बात तो मेरे पे हाथ उठाना शुरू करा, मारा पीटा, इधर सर लड़ाया, उधर लड़ाया, कि ऐसा डिप्रेशन की मरीज़ बना दिया कि मुझे उस टाइम से इतना स्ट्रेस हुआ कि जब भी मैं कोई बात सोचती थी कि मुझे नाक से मेरे ब्लीडिंग होने लगती थी। एक दिन ऐसा आया कि जब तारिक ने मेरे साथ सब कुछ ये सब किया, मैं चीखती चिल्लाती हुई नीचे गई तो मेरी सास ने मुझे उल्टा मारा
कि तू अगर वो कर भी रहा है तो ठीक है, तुम साथ निभाओ, तुम रिलेशन बनाओ, तुम नहीं बनाओगी तो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। मैंने इनकार कर दिया। सवाल एक बीच में मैं करूं कि आपके भाई वगैरह कितने हैं? मेरा एक ही भाई है। सिर्फ एक भाई है? जी, सिर्फ एक। बहन आप कितनी है? बहन मेरी 2 बहनें हैं। अच्छा, आपकी बहनोई वगैरह कहाँ हैं? मेरे एक बहनोई एक्सपायर हो चुके हैं, एक बहनोई हमारे हैं। तो ये सारे मुद्दे आपके जो हयात से बहनों हैं उनके पास और भाइयों के पास जब गया तो उनका रिएक्शन क्या रहा? उनका कोई ऐसा खास रिएक्शन नहीं था। उन्होंने कहा बगल लड़की की हुई है, ये तो लड़की पर डिपेंड करता है, लड़की निभाना चाहती है या नहीं निभाना चाहती है। उन लोगों ने कोई ये मुद्दा नहीं दिखाया कि अगर लड़की के साथ ये सब कुछ हुआ है। पहली बात तो ये बातें उनको इतनी जल्दी पता नहीं चली, बहुत कम टाइम के बाद पता चली। जब ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं आ गई, मैंने बाद में अपनी हर चीज़ अपने घर वालों को बताई कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था, मैं इसीलिए वापस आ गई। अब मैं नहीं जाऊँगी। तो मेरी माँ ने कहा ठीक है मत जाना, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की तुम्हें। तो अब क्या उसके बाद हुआ ये बताइए। जब घर आप गई, माँ से बताई सब कुछ कि नहीं जाएंगे, तो फिर क्या? जब मैं वहाँ से आई तो मुझे शदीद डिप्रेशन हो चुका था, मैं एक जहनी मरीज़ बन चुकी थी। मेरा इलाज चलने लगा। हर 2 महीने के बाद मुझे काउंसलिंग पे जाना पड़ता था। डॉक्टर्स के यही कहते थे कि आपको शॉक लग चुका है, अपने घर में लगा है, किस चीज़ का लगा है, आप दिमागी तौर से बीमार होते जा रहे हो, जो आपकी ब्लीडिंग आ रही है आपका दिमाग कमज़ोर कर रही है। तो बस वही डिप्रेशन की दवा, इसकी दवा, नींद की दवा खाते खाते 2-3 साल के बाद ऐसा हुआ कि कुछ बीमारी से थोड़ा बहुत उभरी बाहर आई। जब थोड़ा बहुत ठीक हुई तो जाहिर सी बात है मेरे सारी चीज़ें तो उनके पास, मेरे कपड़े तो उनके पास, डॉक्यूमेंट्स तो उनके पास, सारी चीज़ें तो उनके पास। मेरे पास यहाँ पे अपना तो कुछ था नहीं जो मैं काम करके खा लूँ, ये देख के कर लूँ या वो देख के कर लूँ। सब कुछ तो उन लोगों ने पहले ही जमा करके हथियार बना के रख लिया था कि अगर ये जाती भी है तो जाएगी कितने दिन जिएगी, ना इसके पास कोई सर्टिफिकेट्स होगा, ना कुछ होगा, ना पासपोर्ट होगा, कहाँ पे क्या कर लेगी, कुछ नहीं कर पाएगी। एक दिन वापस हमारे पास ही आएगी। आगे पीछे कोई है नहीं, बाप मर चुका है, भाई इस लायक नहीं है जो इतना कमा लेगा, बहनों को खिला लेगा। एक बहन तो ऑलरेडी जो बीमार है उसका कर ही रहा है, अब ये भी करेगा। इतने दिनों के बाद फिर ये हुआ कि जब मेरी बहुत ज़्यादा तबीयतें ख़राब होने लगी तो मैंने सोचा मैं जाऊँ। 2-3 साल से मैंने जाना शुरू करा। शादी के जब मैं आके बैठी हूँ उसके 1.5 साल बाद भी मैंने एक टाइम पे 1-2 महीने बाद जाना शुरू करा। जाना शुरू करती थी, जाती थी, खड़ी होती थी, दरवाज़ा खटखटाती थी कि अंदर ले लो मुझे, हो जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन एक बार मुझे अंदर ले लो, मुझे उसी आदमी के साथ रहना है। वो लोग कहते थे नहीं तुम्हें रहना है तो तुम्हें तारिक के साथ संबंध बनाने पड़ेंगे, अगर बनाओगी तो मैं साथ रखूँगा, वरना यूँ नहीं रखूँगा तुमको अंदर। कितनी बार हुआ मैंने साकिब को दरवाज़ा चिल्ला के कहा कि देखो मेरे साथ ऐसा ना करो, तो कहना तुम्हारे साथ ऐसे ही करने वाला है, तुम मानोगी तो रखूँगा, नहीं मानोगी तो नहीं रखूँगा। हुसैन वो हमारे नंदोई हैं, हमारी छोटी नंद, उन्हीं के साथ बिहाई है। तो फिर आपकी ननद भी इसमें शामिल है? जी सब शामिल है। उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका आदमी क्या कर रहा है। तो फिर आपने क्या किया उसके बाद मामला? मैं अभी फिर गई, कुछ दिन पहले मैं अभी होकर आई हूँ, 3 दिन पहले। दिन बीत गए, आपने इसको थाने में, चौकी में, कोर्ट में सब कुछ करवा के देख ली। सबसे पहले तो मैंने लखनऊ से ही डाली, सबसे पहले FIR मैंने लखनऊ से करी, केस भी मेरा वहाँ से चला, पर इन लोगों ने सब कुछ दबा दिया, इसको पैसा खिलाया, उसको पैसा खिलाया, सबके मुंह बंद करा दिए। जब वहाँ से कुछ नहीं हो पाया तो मैंने यहाँ पे आना शुरू करा। यहाँ पे आके जब मैंने कार्रवाई करने की कोशिश करी कि कोई मेरी मदद करेगा तो कोई आगे नहीं आया। यहाँ के जो SHO साहब थे वो उन्हीं ने भी हाथ छोड़ दिया कि उन्होंने तो FIR की, यहाँ तक कि मुझे वो तक के नहीं दी स्लिप। कभी महिला आयोग में गई आप? जी हाँ, आज मैं वहाँ भी होकर आई हूँ। वहाँ भी होकर आई हूँ, सब जगह मैं हर जगह जा रही हूँ, जो उससे भी मदद मिलनी। चाहती क्या है ये बताइए? मैं चाहती हूँ कि मैं ओखला वालों से ये चाहती हूँ मेरा इंसाफ कर दो। मैं एक ऐसी यतीम बच्ची हूँ जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, कोई खड़ा होने वाला नहीं है, ना उसके ख़ानदान का है, ना उसका बाप है, ना उसका भाई है, उसका कोई नहीं है। और ये सामने वाले लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, धमकियाँ दिलवाते हैं, मार डालूंगा, एसिड अटैक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अभी 2 दिन पहले जब मैं होकर आ रही हूँ, मैं 3 दिन से सड़कों पर बैठ के अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, कोई पूछने वाला नहीं आ रहा। 3 दिन से यही कपड़े पहन के सड़क पर बैठी हुई हूँ, कोई नहीं आके पूछ रहा कि तुमने खाया है, पिया है, पहना है, ओढ़ा है, क्या किया है, कोई नहीं पूछ रहा है मुझसे। मैं इधर जा रही हूँ, उधर जा रही हूँ, किसी को मुझसे कोई वही नहीं। मकामी लोगों से कभी आपकी बातचीत हुई, जो सामाजिक लोग हैं उनसे कभी किसी से बातचीत? मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई।
ओखला के विधायक या काउंसलर किसी से मुलाकात कभी आपने की, कोई बात रखी? जी हाँ, मैंने अपनी जो बात रखी वो अयमन रिजवी बाजी के साथ रखी। उनको जब मैंने ये सब कुछ बताया तो उन्हीं ने मुझे सपोर्ट करा। आज अगर यहाँ पे बैठी हूँ बोल रही हूँ तो उनके सपोर्ट की वजह से बोल रही हूँ। विधायक जी से कभी आप लोग इस बात को नहीं रख पाए? नहीं, मैंने नहीं, उन्हीं ने रखी है ये बात। अच्छा, उन्हीं ने मेरी बात रखी है। विधायक जी तक जी पहुंचाई। जी बात। आप थाने में जो गई तो आपने थाने में शिकायत में कहा क्या? मैंने शिकायत में ये कहा कि मैं आज अपनी ससुराल गई थी, मैंने जाके उनसे दरवाज़ा खटखटा के कहा कि भाई मुझे अंदर रख लो, मुझे अंदर ले लो, मेरा हक है, मेरी अभी तलाक नहीं हुई है। आदमी का फ़र्ज़ है कि वो अपनी औरत को रखे। मैं बीमार हूँ, डिप्रेशन है मुझे, यहाँ तक कि मेरे गॉल ब्लैडर में पथरी तक के है, मुझे पेन हो रहा है, मैं कहाँ जाऊँगी ऐसे हाल में? ना तुमने इतने सालों से मेरा कोई ख़र्चा पानी दे रखा है, ना पूछ गछ करते हो मेरी, तो मैं ऐसे में कहाँ जाऊँगी? वो कहते हैं हमसे कोई मतलब नहीं है, तू जाके मर भी जा, उनसे कोई मतलब नहीं है। ये बात जब मैंने वहाँ पे जाके करी तो उन लोगों ने 100 नंबर डायल करा। डायल मैंने भी करा, डायल उन्होंने भी करा। दोनों तरफ से जब पुलिस आई तो पुलिस ने ये फैसला करा, एक काम करो थाने चलो, तुम थाने चल के बयान दो। उस बीच क्या हुआ कि जैसे ही पुलिस आ रही थी वहाँ पे अकरम मुजम्मिल हैं जो कि सबसे ज़्यादा मेरे पीछे पड़ गए, हाथ धो के पीछे पड़े हुए, बस नहीं चलता वो मेरी जान से मरवा दे मुझको। नटाब के ससुराल के पास है वो? जी हाँ, हमारे शौहर के खालाजाद भाई हैं। अच्छा। वो तो वो इस बीच में थे, उन्हीं ने ही धमकियाँ दिलवाई थी, मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो उनका एक ड्राइवर है, पर्सनल ड्राइवर है। तो वो जब वहाँ पे आया मैंने उससे कहा हटो मुझे जाने दो, तो कहने लगा तू बाहर निकल। तो मैंने कहा तुम इस घर के नौकर हो, नौकर बन के रहो या नहीं हो मुझे नहीं पता, तुम हटो, तुम फैमिली मेंबर नहीं हो जो मैं तुमसे बात करूं। तो उसने मेरे सामने मेरी छाती पे मारा पहले हाथ कि दूर हट। फिर जब वो दूसरी बार हाथ मारने चला तो जो लेडीज कांस्टेबल थी उसने हाथ इनका रोका। उसने कहा क्या कर रहे हो, दिखाई नहीं दे रहा मैं खड़ी हूँ, तो वो पीछे हटा। यही FIR मैंने जब दर्ज कराई है तो SHO ने कहा कि पहली बात तो तू अपना ये बयान बदल दे कि तुमको जना मारा गया या ये करा गया या वो करा गया, जबकि मेरे पास जो वीडियो है उसमें साफन साफ हर चीज़ है। ये नहीं है कि मैं किसने बनाया वीडियो, किसने बनाया? वहीं के लोगों ने बनाई है। अच्छा ठीक। जब उन लोगों ने ये चीज़ तो फिर SHO साहब ने क्या कहा, फिर आप बताइए पूरी बात। SHO साहब ने तो मुझसे यही कहा कि तुम बयान बदल दोगी, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बयान बदल दो तुम, वरना तुम्हारे नाम पे क्रॉस FIR कर दूंगा। मुझसे ये कहा और कहा कि आखिर क्या क्या? उन्हीं ने कहा कि लखनऊ वापस जा, वहाँ जो करना है जाके कर, यहाँ से कुछ नहीं होगा। कुल मिलाकर अभी कुछ नहीं किया गया, कुछ नहीं हो रहा, कहीं से कोई शिकायत पर कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये तो एक बात हो गई। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप अपने शौहर से जिसके साथ आपका निकाह हुआ था आज की तारीख में अगर कोई डिस्टर्ब न करे तो आप तैयार हैं रहने को? जी मैं तैयार हूँ रहने के लिए, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। वो इज्जत से रखेगा, मैं इज्जत से रहने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई हर्ज नहीं है। आपको असल परेशानी जो है वो फैमिली मेंबर से है, नंदोई से है? जी मुझे असल परेशानी वैसे देखा जाए तो मुझे सभी से है, लेकिन मैं वहाँ पे रह लूँगी। वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि चलो हम शौहर के साथ तो झेल लेंगे, लेकिन बाकी लोग जो आपको परेशान कर रहे हैं वो बड़ा इशू है। जी सबसे ज़्यादा तो तारिक हैं, मेन तो वही बनते हैं, और देखा जाए तो जो नंदे हैं वो भी मिलके टॉर्चर करती हैं। आप इंसाफ चाहती हैं ना? जी मैं इंसाफ चाहती हूँ, बस और कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं इंसाफ चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो लोग मुझे वापस रख लें। वो लोग कौन लोग? मेरे ससुराल वाले, मेरा आदमी वापस रख ले। तो वहाँ तो आपको प्रॉब्लम पहले से हो रहा है, तो और क्या कर सकती हूँ? जब वो लोग कहते हैं ना मैं रखूँगा ना तुम्हारा कोई फैसला करूँगा, तो या तो फैसला करें या तो रखें।